नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। रोज की तरीके से हमने नया शो बनाया आपके लिए और आपको पसंद आ रहा है, हमें आपका फीडबैक मिल रहा है। पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यूं ही बस प्रोग्राम आप देखते रहिए और अपने अपने कॉमेंट्स जो है, अपने व्यूज जो है हमको आप भेजते रहिएगा। देखिए, मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में हमेशा से अपनी भूमिका में एक बात कहता हूं, मैं दोबारा कह देता हूं कि एक ऐसा प्रोग्राम है जहां जो बातें होती हैं वो इस वक्त कहीं आपको और सुनने को नहीं मिलेंगी, किसी प्लेटफॉर्म पर भी। मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में, चैनल्स पर कहीं आपको ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। और वो बातें क्या हैं? ये बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, अंदर की बात। सब कहते हैं आपको हम इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन ये वो जगह है जहां वाकई में आपको इनसाइड स्टोरी सुनने को मिलती है। हमने पहले एपिसोड में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल अंदर से जानने वाले लोगों के जरिए आपके सामने रखा था, क्या पर्सनैलिटी है राहुल गांधी। फिर उसके बाद जो है हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन बना था इसका आखिर हुआ क्या, ये गठबंधन बनते बनते बिखर क्यों गया। अब आज के मेरे मेहमान हैं यहां पर, मैं स्टूडियो में, आपने उनको देख ही लिया है तो बस मुझे नाम लेकर परिचय कराना बाकी रह गया है। केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के बेहद वरिष्ठ नेता हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर नीतीश कुमार साहब के रहे। बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। मैं एक चीज और सर अर्ज कर दूं, इस प्रोग्राम में एक शर्त होती है सर, रोज हम कहते हैं छुपाना कुछ नहीं सर, बस अंदर का सब कुछ बता डालना है यार। मैं समझ सकता हूं कुछ तो मजबूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश, बस आज हमारा कार्यक्रम। प्रारंभिक संबोधन में मैं एक चीज कहना चाहता हूं अपने तीनों ही मित्रों से। दीपक जी हैं, रामकृपाल जी, मैं स्वागत आपका सर। कि नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को लेकर के कुछ टिप्पणियां होती हैं। प्रधानमंत्री खुद कई अवसरों पे कह चुके हैं, उनके राजनीतिक विरोधी रहे हैं, कि लोहिया और जेपी और जॉर्ज के बाद सबसे ईमानदार जो सोशलिस्ट है वो नीतीश कुमार है। एक दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर में सबने गठबंधन बदले। बीजेपी ने, जिसका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था कि जहां कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, उन्होंने शेख अब्दुल्ला की पार्टी से भी गठबंधन किया। उन्होंने महबूबा मुफ्ती की पार्टी से भी गठबंधन किया, जिनका कहना है कि यहाँ करेंसी भी इंडिया की नहीं चलेगी। तो मैं तो चूंकि मैं उस पार्टी में हूँ और हम 48 साल से मित्र भी हैं, पार्टी में भी हैं जी। तो ये राजनीतिक अवसरवादता तब होती है जब आप एक गठबंधन तोड़ के दूसरे में जाके कोई बड़ा पद प्राप्त करते हो। मेरे को एक चीज बताइए सर जी, आप कोई पढ़ पाते हैं कि नीतीश कुमार अगला गठबंधन किससे करेंगे? सिर्फ ये बताइए मुझे। आप तो 40 साल पुराने दोस्त। अब जो है, अब हम लोगों की ना तो अवस्था बची है ना परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम गठबंधन से बाहर आए। क्योंकि जब हमारी उम्र थी तो हम तो इससे भी जल्दी तोड़ते थे। डॉक्टर लोहिया की एक किताब लिखी हुई, रामकृपाल जी ने देखी होगी, सुधरो या टूटो। तो सुधरते तो हम थे नहीं, इसलिए टूट जाते थे। ठीक है। इसलिए दीपक जी जैसे जो हमारे मित्र हैं जी, वो कहते रहते हैं कि ये 2 साल इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर 6 महीने अलग नहीं रह सकते। फिर खैर, नीतीश कुमार जी एनडीए से जब बाहर आते हैं, उस समय मोदी जी से ताकतवर नेता देश में कोई नहीं है, 303 एमपी। उनको छोड़ करके कोई नई चीज उन्होंने हासिल नहीं की। मुख्यमंत्री पद पर भी वो रहे। संख्या उनकी कम क्यों रही, ये भी सवाल उठाते हैं। तो हमारे मित्र थे रामविलास जी, उनके सुपुत्र हैं, आजकल हमारे साथ हैं। उन्होंने लगभग 80 सीटों पर हमारे खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए और अपने आप को मोदी जी का अनुमान बता दिया। तो उसमें हमें काफी नुकसान हुआ। खैर, लेट अस फॉरगिव एंड फॉरगेट। मेरा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, आप बात पूरा करिए फिर मैं पूछूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच नहीं है कि नीतीश कुमार खुद संयोजक बनना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर? सर आ रहा हूँ दीपक जी, आता हूँ उस पर क्योंकि फिर हम लोग पहले भेद खोल देंगे, सारे राज खोल देंगे। नहीं खोलना सर, पहले शुरुआत करते हुए पहले तो एक बात आप क्लियर कर दीजिए। इनसे आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आज आप एनडीए में, तो लोगों को लगेगा कि ये सवाल एनडीए वालों से क्यों पूछ रहे हो। नहीं, त्यागी जी वो आदमी हैं, अगर इस सवाल का जवाब एनडीए के लिए अप्रिय भी होगा तो वो अप्रिय जवाब भी देंगे, लेकिन सच्चा जवाब देंगे। मैं तो कह चुका हूं बस। ये सर क्या एक तरफा इलेक्शन है वाकई में? ये 400 वाला इलेक्शन है क्या? जब इंडिया गठबंधन बना था उस दिन चुनाव था देश के अंदर। महाराष्ट्र में भी चुनाव था, एनसीपी नहीं टूटी थी। बिहार में हमर लालू जी पहले भी काफी इफेक्टिव रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में सपा बसपा अगर होते तो भी चुनाव था, लेकिन एक तो सारे राज्यों में टूट फूट हो गई, और दूसरा ये एक हुनरमंद और विश्वसनीय कोई चेहरा देश में बचा नहीं है। नीतीश कुमार में कम से कम ये तो आप स्वीकार कीजिए सब लोग, उस पर जातिवाद का कोई आरोप नहीं था, उस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था, एंड अब ऑल उस पर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं था। जो लोहिया की संस्कृति के निकले हुए जितने भी नेता हैं उनमें सबसे नायाब जो है नीतीश कुमार थे। अब मैं असली बात पर आता हूं जो आपने पूछी है। जिस समय नीतीश कुमार जी बाहर आए हैं वो दौर चल रहा है गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी राजनीति का। लोगों को जो गैर बीजेपी दल हैं वो बीजेपी से तो अलग ही हैं, उन्हें कांग्रेस पे भी एतबार नहीं। अच्छा, याद करो के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, ये जितने बीजेपी से दूर हैं उतनी ही दूर ये कांग्रेस से। ठीक। इन्होंने कांग्रेस के साथ काम करके जो अनुभव इकट्ठे किए हैं वो बहुत बिटर और कटुर रहे। बल्कि मैं मुलायम सिंह जी के साथ रहा हूं तो कई बार निजी बातचीत में कहते थे किसी पे यकीन कर लेना, बीजेपी वालों पे भी कर लेना, लेकिन इन पे मत, कांग्रेस पे मत करना। लेकिन देवीलाल जी की जयंती है 27 सितंबर को हिसार में, और 2022 में। ठीक। नीतीश जी हैं उसमें, नीतीश जी नहीं जाते, नीतीश जी हैं उसमें, तेजस्वी यादव हैं, मैं भी आमंत्रित हूँ, मैं भी देवीलाल जी काफ़ी करीब रहा हूँ, सीताराम येचुरी हैं, डी राजा हैं, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला हैं, प्रकाश सिंह बादल हैं, और बहुत सारे नेता हैं। वहाँ पहली बार नीतीश कुमार बोलते हैं कि तीसरा मोर्चा जो बना रहे हो ये भाजपा की मदद करेगा, भाजपा का विरोध नहीं करेगा। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, ये वर्ड है कि पहला मोर्चा बनाइए अगर बीजेपी से मुकाबला करना है, और अपना गैर कांग्रेसवाद छोड़िए। जो जन्म है नीतीश कुमार का राजनीति में वो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति से है, जो डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के द्वारा निर्मित है। जी। वहां से लौट के आते हैं दिल्ली, लालू जी और नीतीश जी सोनिया जी कहे जाते हैं, राहुल जी कहे जाते हैं कि आपकी पार्टी बड़ी है, आप इसमें लीड लीजिए, चुनाव का वक्त आ रहा है। तो जाहिर है बड़ी पार्टी के नाते उनको कहा गया 8 महीने तक न सोनिया जी का कोई फोन है और न राहुल जी का। नीतीश जी फिर सक्रिय होते हैं और वो अरविंद केजरीवाल जी के पास जाते हैं कि गैर कांग्रेसवाद छोड़ो। ठीक है। केजरीवाल को आप लोगों ने मनाया है जी, केजरीवाल जी को आप लोगों ने मनाया? सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने कि कांग्रेस के साथ आओ। हाँ, अच्छा, सिर्फ हम लोगों ने। ठीक है। अखिलेश यादव जी को, ममता बनर्जी को, उनके सामान्य शिष्टाचार के रिश्ते भी नहीं थे, जिस तरह से उनका सदन में नेता प्रतिपक्ष बनकर के और सिर्फ ममता जी के खिलाफ बोलते थे। के चंद्रशेखर राव जी ने मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, ठीक है, मैं अपनी राजनीति जारी रखूंगा। फिर पटना में मीटिंग होती है पहली, और सोनिया जी के बराबर में केजरीवाल जी बैठे हैं, राहुल गांधी जी के बराबर में अखिलेश यादव बैठे हैं, और इन सब के बीच में ममता दीदी बैठी हैं। और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा पार्टी बनाने का, बड़ा मोर्चा बनाने का, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक खाका तैयार होता है। उसी बीच में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं और कर्नाटक में इनकी पार्टी की जीत हो जाती है। फिर वहाँ एक मीटिंग होती है कर्नाटक में 8 महीने बाद, फिर 8 महीने बाद पटना के बाद बेंगलुरु में हुई मीटिंग, बेंगलोर में मीटिंग, बेंगलोर में हुई। अब जो आपने बीच में सवाल किया मैं उस पर आना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी से अच्छा संयोजक रीजनल आउटफिट में कौन हो सकता था? जो होता वो जेल में जाता भ्रष्टाचार के आरोप में, जैसे सब जा रहे हैं आजकल। अकेला नीतीश कुमार है जिस पे इनकम टैक्स का कोई छापा। सबसे मुखर विरोधी कभी मोदी जी के नीतीश कुमार रहे, उन पर तो कभी छापा नहीं पड़ा। और इससे मेरी एक और बात साबित होती है कि बदले की भावना से नहीं, माल जिसने इकट्ठा किया उस पर छापे पड़ रहे।
ठीक है सर, अब इतनी बात तो हाँ मैं वही पूछ रहा था सर कि इतनी बात तो हो गई कि सबको एक करने वाले नीतीश कुमार थे, फिर बाद में खुद ही बाहर आ गए। मैं एक बात किसी भाई आपसे पूछ रहा हूं, और जो कि मैं बहुत समय से आपको जानता हूं, 74 से हम लोग, ये बताइए कि सबसे ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति अगर नीतीश कुमार के बहुत लंबे समय में तो आप रहे हैं, और कभी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा है नीतीश जी का, बाकी सब छोड़ते गए। ये बताइए कि नीतीश जी फैसले से पहले कम से कम आपको तो विश्वास में रखते होंगे। ये तो हो नहीं सकता कि आपको भी न पता हो और नीतीश जी कभी लालू को कभी मोदी की तरफ, ऐसा तो नहीं हो सकता। और मुझे पक्का विश्वास है कि वो इतना तो है कि कम से कम आपको तो भरोसे में लेते होंगे कि हम ये फैसला करने जा रहे हैं। ये बताइए आप। नहीं देखिए, एक तो मैं रोज पटना में नहीं रहता, नहीं वो अलग बात, वो रोज दिल्ली में नहीं रहते। और आप दोनों को भी, आपको भी जानकारी होगी, जब मैं राज्यसभा में था तो नीतीश जी मेरे बगैर जब दिल्ली आते थे, और वो दौर था जब एक दल बन रहा था जिसमें मुलायम सिंह, देवगौड़ा, वो समय याद होगा थे। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप जो आपको लगता है वो स्थान परिवर्तन की वजह से ज़्यादा है। नहीं मैं केवल ये कह रहा था कि नीतीश जी का इतना बड़ा फैसला कि गठबंधन तोड़ करके उस तरफ जाना या इस तरफ आना, ये ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अपने किसी भी जो नज़दीक उनके हैं, जैसे आप थे, मैं तो इसलिए मानता हूं कि आप सबसे ज्यादा नजदीक उनके रहे हैं। सर मुझे याद है पटना से दिल्ली आ रहे थे जब ये फैसला हो रहा था कि नीतीश जी तोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे, और इन्होंने पटना में ऐसा घुमाया सबको, ऐसा घुमाया, पूछते रह गए सब इनसे, इन्होंने ये बता के नहीं दिया कि हम कल अलग हो रहे हैं, कल अलग हो गए थे। दूसरी बात जो मैं इसलिए मैं बहुत सरल हूं, आप जानते हैं। नहीं कैसे भाई, मैं सवाल इसलिए कर रहा था कि उनका डिसीजन अच्छा है बुरा है उस पर हम नहीं जानते, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक पार्टी के मुखिया जी, ऐसा तो नहीं होता कि सो करके, कभी जैसे इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था कि उनके बाएं हाथ को नहीं मालूम होता था कि वो क्या करने जा रही हैं। मैं समझता हूं नीतीश जी में ऐसा नहीं है। एक समाजवादी और जो विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो, वो कम से कम अपने करीबी लोगों को लेकर के तो जरूर चलता होगा। तो मैं पूछ रहा हूं कि जितनी बार उन्होंने किया है, क्या आपको कॉन्फिडेंस में लेकर के आपसे बातचीत की थी? अनकंफर्टेबल जोन में जा चुके थे। एक तो जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, अगर आपको याद हो, चंद्रशेखर यादव, कभी तो वो राम के खिलाफ बोलते थे, कभी प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ बोलते थे। जाति व्यवस्था के हम भी विरोधी हैं, लेकिन उसको लेकर के तुलसीदास से लेकर के सबको जिस भाषा में गरियाते थे, वो जनता दल यूनाइटेड के लोगों को असहज लगती थी। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर, अंबेडकर, लोहिया के मानने वाले हैं, और आरक्षण नीति और जाति व्यवस्था पर उनके वही विचार हैं जो और नेताओं के। पर जाति जनगणना तो आपने कराई थी, हाँ, मुख्यमंत्री तो आपने। मेरी बात में दीपक जी, लेकिन वो किसी वर्ग की सेंसिबिलिटीज को हर्ट नहीं करते। जातिगत जनगणना उन्होंने कराई, स्वर्ण आयोग भी बिहार में उन्होंने बनाया। देखिए वीपी सिंह के समय में क्या गलतियां हुई, मैं तो एमपी था उस समय, सड़कों पर जनता हमारे खिलाफ आ गई। जातिगत जनगणना को लेकर तो कोई नहीं आया। एक सर मैं कह रहा हूं कि हमने ये तो मतलब अब एक छोटा सा सवाल, अगर आप इजाजत दें, ये बताइए पटना में जब पहली मीटिंग हुई, जो बात मुझे खटकी थी, नीतीश जी उसमें बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन किसी को रिसीव करने नीतीश जी एयरपोर्ट नहीं गए थे, सिर्फ राहुल गांधी को रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी, ये क्या संकेत देना चाहते थे? सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। नहीं, सबसे बड़ा नेता तो नहीं है, ये सच नहीं, है। उसके पहले वो खड़गे जी कैसे हो और कैसे नहीं करते, इस पे बहस कर सकते हो। हाँ, जो प्रेजेंस है कांग्रेस पार्टी की, मैं तो आज भी कहना चाहता हूँ, ये अपने डीके के लास्ट दौर में है, लेकिन कई राज्यों में सरकारें हैं और किसी रीजनल आउटफिट की तो नहीं है। और उस पार्टी का चाहे खड़गे जी अध्यक्ष बने या कोई बने, अध्यक्ष तो वही है। सर ये बात बता दीजिए, क्योंकि आपने राहुल गांधी की बात छेड़ दी, कांग्रेस की बात छेड़ दी। राहुल गांधी, क्योंकि आप शायद मीटिंगों में भी जाते होंगे जो होती थी, राहुल गांधी की क्या भूमिका है? क्या वो मतलब आपको उनके अंदर कोई महत्वाकांक्षा दिखाई दी कि भाई मुझे आगे करो, मुझे चेहरा बनाओ? नहीं, वो तो देखिए हमारे गठबंधन का टूट की एक बड़ी वजह जो मैं पहली बार आपसे कहना चाहता हूँ
कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन पे कब्जा करना चाहती थी। नीतीश कुमार को मीटिंग बुला करके फोन करने का काम सौंपने में भी क्या दिक्कत है भाई? संयोजक क्या है? और नीतीश कुमार भी कह चुके थे, और आपको याद है मुंबई में तय हो गया था कि कोई चेहरा नहीं होगा। 272 का मैजिक नंबर पार करोगे तभी प्रधानमंत्री बनोगे। कहीं पद खाली है क्या? जी। लेकिन संयोजक के लिए बहुत लोगों की इच्छा थी, और मैं अंदर का उस दिन का आपको बताऊं। पहले दिन ममता दीदी आती हैं दिल्ली में, केजरीवाल जी के यहाँ भोजन पे जाती हैं, सार्वजनिक तौर पे दिल्ली की सारी प्रेस है, दोनों घोषणा करते हैं मीटिंग से पहले, अशोका होटल की मीटिंग से पहले, कि कोई चेहरा नहीं होगा। याद है नहीं? अगले दिन मीटिंग चल रही है, उसी मीटिंग के बीच में ममता दीदी खड़ी हो जाती हैं कि मैं खड़के जी का नाम प्रपोज कर रही हूँ। ममता दीदी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, कोई जल्दबाजी में या उत्साह में फैसला लेने वाली भी नहीं है। और उनके इस फैसले को अरविंद केजरीवाल जी ने सपोर्ट कर दिया। और पता नहीं आपके पब्लिक डोमेन में ये आया कि नहीं आया है, राहुल गांधी भी ये कहते हुए सुनाई दिखाई दिए हैं वहां पर कि नीतीश जी के नाम पर ममता दीदी को ऐतराज है। ये मीटिंग में बोल दिया उन्होंने? मीटिंग में बोल दिया। अगर ये सच भी था तो एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर के नाते उनको इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। केजरीवाल जी का बताता हूं मैं आपसे, पहली बार मैं रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी 2015 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सारे देश के नेताओं को हम बुलाते हैं। बिल्कुल। लालू जी के साथ मिलकर हमारी सरकार बनी, तो राघव चड्ढा जी उनके साथ आते हैं, और वो दोनों मेरे कान में कहते हैं त्यागी जी कुछ ऐसा करिए कि हमारा फोटो फ्रेम में कहीं लालू जी के साथ दिखाई ना दे। मैं प्रयास करता हूं, उनका हाथ पकड़ करके एक साइड में ले जा रहा हूं, उसी बीच में लालू जी खड़े होते हैं, उनकी कोली भर लेते हैं। वो तस्वीर दिखाइए, पब्लिक डोमेन में आ जाता वो है। तस्वीर दिखाई, वो है हमारे पास तस्वीर। लालू जी केजरीवाल जी का हाथ अब खड़ा क्या करके। है? हाँ। तो इतने अंतर विरोध तो नहीं होनी चाहिए जिसके साय से भी आपको ये फोटो है ना सर, ये वाली फोटो? ये हाँ लीजिए, हाँ यही ये लीजिए। इससे पहले केजरीवाल जी आपके पास आए? नहीं, मैं उनको मंच पे लेके आ रहा हूं मैं। हाँ, और आपसे कह रहे हैं भी मेरा लालू जी के साथ फोटो मत खिंचवाना। यार मेरा फोटो होगा इसमें दाएं बाएं। हाँ देखिए, क्या बात है। ये वहीं का फोटो है, गांधी मैदान का, जहां सभा हो रही है। और अब तो ये हाथ उठा रहे हैं, अब तो गलबैया ले रहे हैं दोनों। आप तो गले मिल रहे हैं दोनों बिल्कुल। ये अरे मिल केजरीवाल जी के बारे में क्या रीडिंग है सर आपकी? दीपक जी ये तो पूछे ना सर, किसके? केजरीवाल जी के बारे में क्या आप समझ पाए? कैसे नेता हैं ऐसे क्या है? केजरीवाल जी से सामाजिक तौर पे मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, चूंकि नीतीश कुमार जी और मैं इनको लेके पटना गए थे, इनको लेके गया गए थे, व्यवहार कुशल हैं। लेकिन वो हमारी और नीतीश जी की तरह से सिस्टमेटिक पॉलिटिकल ट्रेनिंग के हिस्से नहीं। नेता वैसे वाले किसी नेता एक बात पर थोड़ी देर में अपनी राय बदल देना, फिर पुनर्स्थापित कर लेना, कोई विचारधारा है उनकी? ना, आपको कोई लगा? विचारधारा नहीं ना? ना। जैसे हम बताते हैं, आप में से किसी को इस पे ऐतराज नहीं होना चाहिए, हम समाजवादी आंदोलन से निकले हुए जितने भी घटक थे आपस में लड़ें, कुछ भी करें, जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला था, हमारा मामला था कोर्ट इसमें जो फैसला करे हमें मान होगा। ये लालू की राय थी, ये मुलायम सिंह की राय थी, ये नीतीश की थी, ये हमारी थी। और जिस दिन फैसला आ गया, हमने, नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ करके अदालत के इस फैसले को स्वीकार किया। एक हमारे पुरखे थे लोहिया जेपी, उनका मानना था कि शेख अब्दुल्ला के साथ 47 में जिस तरह का हुआ है, महाराजा हरि सिंह ने जिस तरह से इंडियन यूनियन में आने से मना कर दिया और परिस्थिति पैदा हो गई, तो आर्टिकल 371 लगे रहना चाहिए। जेपी भी वकालत करते रहे, लोहिया भी करते रहे, हम भी करते रहे, और ये हमारी राजनीतिक ईमानदारी है। आपको अप्रिय लग सकती है, जिस दिन 370 हटा है, अमित शाह जी ने हटाया है, उस दिन हम एनडीए के हिस्से थे, लेकिन हमने वॉकआउट किया। यूसीसी पर हम उसके खिलाफ नहीं, लोहिया तो स्त्री और पुरुष के किसी भी भेद के खिलाफ थे, लेकिन इस पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। हमारे लिए ये ना ठीक है यूसीसी कर दो, फिर हम, ऐसा नहीं है हमारा। हम हैं तो हैं, मतलब जिस पर जो स्टैंड है, जिस मुद्दे पर पॉलिटिकल ट्रेनिंग से निकलता है। दीपक जी, आपका पूरे इस इंडिया अलायंस के अंदर किस चेहरे में ये हमारी फोटो लगी है ना, ये सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, लालू जी इधर, पवार साहब, खड़गे साहब, सारे, सोनिया जी, राहुल जी, सब
सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में जानने में? आपको सबसे एनिग्मेटिक, रहस्यमयी कौन लगता है? देखिए, ये इंडिया अलायंस नीतीश कुमार से शुरू हुआ और नीतीश कुमार पे खत्म हुआ। नीतीश कुमार ने इसका इनिशिएटिव लिया और इसको तोड़ के हटने वाले भी नीतीश कुमार ही थे। उन्होंने इनिशिएटिव क्यों लिया, बेहतर वो समझते होंगे, वो बात होगी। और क्यों हटे, ठीक है, वो बता दिया सर। हटने का बता एक्सप्लेन रहा कर हूं दिया। आपसे। तो मेरे हिसाब से इसमें सबसे बड़ा चेहरा, और वो शाम नीतीश ऐसी से है, शुरू और नीतीश पे खत्म है। वो शाम ऐसी है कि हमें लगा कि नेता को अपमानित किया जा रहा है, रिडिकूल्ड किया जा रहा है और तिकड़मबाजी की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी के 12 नेता देखिए जरा, 2 नेता अलाउड हैं और कांग्रेस पार्टी के चेहरे देखना जरा, और इतने ही बाहर हैं साइड में। तो ये बाकायदा कांग्रेस पार्टी इस पर कब्जा करना चाहती थी। सर ये नाम किसने दिया था, इंडिया? ये नाम भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकला। कांग्रेस ने दिया था। नीतीश कुमार जी इस नाम के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने तब भी कहा था कि इसको पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंडिया नाम को जोड़ना बेहतर नहीं है। ये शायद इसमें ममता जी की बड़ी भूमिका थी और उसमें कांग्रेस और लेकिन ममता कांग्रेस जी पार्टी का भी उसमें रहती थी आगे। मेरी जो जानकारी है कि राहुल के जो हाँ, वही जेएनयू फ्रेंड्स जो है ना, JNU फ्रेंड्स, प्रो जेएनयू फ्रेंड्स, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, उनने ये नाम सुझाया था क्योंकि उसका एब्रिविएशन बड़ा अच्छा लग रहा था, INDIA। हालांकि 99% लोग जिनसे इसलिए अगले दिन पूछा गया मैं कि इसलिए इंडिया कह का रहा फुल हूँ, फॉर्म क्या है, नहीं पता। समाजवादी कोई अगर होते तो अंग्रेजी में इंक्लूसिव शब्द समाजवादी की तरफ से नहीं आता। सही कह मतलब रहे हैं, जाहिर सही सी कह रहे बात है कि वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये जो इंक्लूसिव और फलाना अगर एब्रिविएशन का पूरा करें तो इंक्लूसिव और डेवलपमेंटल, ये जो 2 शब्द हैं, ये लगता था यंग एज का कोई जो आजकल उन्होंने JNU इंडिया नाम उनको अच्छा लगा, उसमें फिर हाँ जबरदस्ती का शब्द फिट कर दिए उसमें। जबरदस्ती का अरे भरा इससे गया क्या कि बनेगा, कैसे I से होगा। क्या बनेगा, D से क्या और एक बनेगा। चीज और आप तीनों की जानकारी के लिए बता दूं, इसकी जो 3 कमेटी बनी है उसमें से एक कमेटी का मेंबर भी था। अब तो सब चीज भंग है। 8 महीने तक उसकी एक मीटिंग भी नहीं हुई है। अच्छा सर, एक चीज बस भाई ऐसा गठबंधन तो हम तो सुनिए 77 में हम थे, 89 में हम थे, फिर अटल जी के अपना जॉर्ज साहब के नेतृत्व में बना, उसमें हम थे। इतने खुले डिस्कशन होते थे, इतनी जानकारियां होती थी। यहाँ तो एक मीटिंग में हमें नहीं बुलाया। मैं जून से एक बात कह रहा हूँ, जितने बार मैं चैनलों पर गया हूं हमेशा मैंने कहा है कि दरार तब आती है जब कोई इमारत बनी हो। जो चीज बनी ही नहीं उसमें दरार कहां से आएगी? करेक्ट। इंडिया अलायंस नामक चीज एक कंसेप्ट है। अभी भी लोग कह रहे हैं कमजोर हो गया, तेज हो गया। अरे बना कहां? आप कह रहे हैं आज भी नहीं है, नहीं है, ना नहीं है। इसे आज की थॉट हालत एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता। आप ये बताओ मुझे, अगर एग्जिस्ट करता, कोई CMP होता ना, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ रहा है उस पार्टी का जो 52 सीट लेके आ रही है, वो मैनिफेस्टो ला रही है, क्या मतलब? और वो कह रहे हैं राहुल गांधी कि तय करेगा इंडिया अलायंस। अरे भैया कहां है इंडिया अलायंस? वो दोनों तो पूरी यात्रा निकाल ली, उसमें किसी को नहीं बुलाया। आप मुझे अपने साथी। एक स्टेट बता दीजिए जहां इंडिया अलायंस की सारी पार्टी एक साथ हो। एक स्टेट मैं सिंगल। रामकृपाल जी उस दिन पटना में था और बिहार में एंट्रेंस होने वाली थी राहुल गांधी की यात्रा की। जी, हमें कम्युनिकेट किया जाता है कि आप कटिहार आ जाइए। कम्युनिकेट, वी वर नॉट द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो मैं नीतीश जी के साथ हम सब लोग बैठे हुए हैं, भाई कैसे कैसे आ जाएं, किससे पूछ कर आपने पदयात्रा शुरू करी जब चुनाव में ही 1 साल बचा हो। तो और दूसरा ये, मैं एज ए सोशलिस्ट में ये कहना चाहता हूँ, भूख हड़ताल, पदयात्रा ये व्यक्तिवादी राजनीति का हिस्सा है। लोहिया भी इसके खिलाफ, लोहिया ने कभी आमरण अनशन नहीं किया। तो इसका मतलब पूरी राजनीति को आप अपने आसपास आत्म केंद्रित कर रहे हैं। तो इसका आप जिम्मेदार, ये गठबंधन नहीं बन पाया और आपने कहा कि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, ये ना बन पाने के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? कांग्रेस पार्टी को। और मैं नेता पूछूं अगर जो कांग्रेस में कॉकस हैं उनके, मैं वेणुगोपाल जी हैं, जयराम रमेश जी हैं, ये तो वो ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे DP धर और RK धमर। राहुल गांधी, सरकार बन चुकी है, डिसीजन मेकिंग का दौर शुरू है, ऐसा व्यवहार कर रहे थे। राहुल गांधी कैसा व्यवहार ये राहुल गांधी तो जैसा ये लोग करते हैं, कहते हैं, वो करते हैं। मुझको वो इंट्रिंग मैनिपुलेशन करने वाले आदमी जैसे नहीं दिखते। नहीं, अपने कोई विचार हैं इनके, अपने विचार हैं उनके या नहीं है? भाई विचार तो हम तो कांग्रेस पार्टी से लड़का है, विचार तो कांग्रेस पार्टी के भी क्या। एक मैं बात कह दूं इसी बात जी, पर।
हालांकि आप कह रहे हैं कि वो हैं, लेकिन राहुल गांधी चाहे मुंह से न कहें, उनकी जिद ने ही इस लेवल पर कांग्रेस को पहुंचाया है। आज की तारीख में कांग्रेस अपने महत्तम जीवन काल की लघुत्तम सीटें लड़ रही है। आपको एक चीज बताऊं, 4 ही स्विंग स्टेट हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, चारों जोड़ करके 210 सीटें होती हैं। अगर मैं आज कहूं अगर इंडिया अलायंस सो कॉल्ड है, तो इस इंडिया अलायंस में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? कांग्रेस अपनी नहीं, बंगाल में 0, बिहार में 9, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 17, तो 17 दुनिया 34, 9, 43 पे खड़ा है केवल इंडिया अलायंस। 210 सीटों में कांग्रेस 43 सीट पे लड़ रही है, और महाराष्ट्र में अपने पूरे जीवन काल में पहली बार वो शिवसेना से कम सीटों पे लड़ने जा रही है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जहां इनकी ताकत है, तथाकथित ताकत है, हरियाणा 0, मुख्यमंत्री इनका, हिमाचल प्रदेश 0, मुख्यमंत्री इनका, पिछले चुनाव की बात कर रहा हूं, राजस्थान मुख्यमंत्री इनका 0, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री इनका 1, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री इनका 1, कर्नाटका में मुख्यमंत्री इनका 2 या 3। जहां ये हैं वहां पर लोकल लेवल पे एमएलए के लिए कुछ वोट मिल जाती होंगी, लोकसभा के लिए वोट नहीं देता सर। वही और जो रीजनल आउटफिट है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सौरभ हमारी बातचीत, आपने कहा राहुल गांधी आपको नहीं लगता कि मैनिपुलेट कर सकते हैं या उस तरह की उनकी टेंडेंसी है, लेकिन क्या मुझे नहीं लगता। ठीक है, क्या वो जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल से मैनिपुलेट हो जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, ऐसा मेरा, देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ मेरा काम करने का कोई अनुभव नहीं रहा। जुम्मा 8 जयराम रमेश का नाम नहीं लिया, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल जेडीयू के साथ रहा, बहुत दो ही नाम लिए। ठीक है, जेडीयू बहुत कम साथ रहेंगे। लालू जी उनके सबसे विश्वस्त थे, और अभी तो मैं इन दोनों नेताओं ने बयान दिया, देखिए रमेश जी ने भी और वेणुगोपाल जी ने, कि लालू जी ने हमें पहले ही बता दिया था कि नीतीश जी विश्वसनीय नहीं है। क्या मतलब इस बात का? जब नीतीश जी और लालू जी साथ काम कर रहे थे, उस समय भी लालू जी ऐसा करके मानते थे कि नीतीश जी पे विश्वास मत करो। हाँ, कहा था। अरे एक आदमी के बारे में हमने बात नहीं की, अखिलेश यादव के बारे में। भाई यूपी में बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। अखिलेश यादव सर थोड़े कटे कटे से क्यों रहते थे इस अलायंस में? वो अपने पिताश्री के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उसके लिए मैं उनको सलाम करता हूँ। अच्छा, कभी भी छोड़ करके एक आध सीट को, मैं तो मुलायम सिंह जी के साथ बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, और वो खाटी नॉन कांग्रेस पॉलिटिक्स के हिस्से थे। और ये भी आज मैं उद्घाटन कर दूं आपके इस पर, जिस दिन उन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री मानने से इनकार किया है, उनकी और हरिकिशन सिंह सुरजीत की बहुत दोस्ती है, गठबंधन भी है, दोस्ती भी है। उस दिन रात को, अगले दिन पार्लियामेंट जाना है, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनते बनते रुकती है, याद है ना? 270। किसकी वजह से? मुलायम सिंह उस रात को अपने घर पे नहीं सोते हैं। जो सीपीएम का, कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जॉर्ज फर्नांडीज, वो उस दिन उसके घर पे हैं, ताकि अगले दिन सोनिया गांधी बन ही ना पावे। तो मुलायम सिंह यादव के सच्चे पुत्र हैं वो इस मामले में, अखिलेश यादव। वो उसकी इंट्रिग्स मैनिपुलेशन जानते हैं। नहीं तो कर तो लिया कांग्रेस ने गठबंधन, लेकिन कांग्रेस से मजबूरी। अब आजकल अकेले लड़ने के भी दिन नहीं है ना। और ये जो इनका कांग्रेस का, लेकिन मैं आप तीनों मित्रों से कहना चाहता हूं, ये जो हिस्टोरिकल प्लान है, आप याद करो, बांग्लादेश में एक आत्मसमर्पण हुआ था, याद है? 90,000 आदमी बगैर लड़े सरेंडर कर गए थे। ये कांग्रेस का वही है, जनरल नियाजी वाला। हाँ, एक भी सीट जीतेंगे नहीं। और भाई बहनों में से माता श्री तो चुनाव राज्यसभा में चली गई हैं, अगर कोई चुनाव नहीं लड़ा तो उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस शुरू हुई थी आनंद भवन से, मोतीलाल जी के प्रयासों से, और यहीं से समाप्ति की इसकी शुरुआत। सहमत है आप इससे? बिल्कुल सहमत। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपने जनरल नियाजी का नाम लिया, इस सेना में जनरल नियाजी कौन है, ये नाम भी बता दीजिए हमको, जो आत्मसमर्पण कर रहा है। विद्वान पत्रकार बैठे हुए। नहीं, आप बताइए सर, जनरल नियाजी कौन है? मैं एक बात, समय कम हो गया सर, मतलब आप प्लीज हाँ, मैं केवल एक ही बात कर रहा था। 34 साल से उत्तर प्रदेश में सीट तो नहीं ही है, संगठन भी नहीं है
क्योंकि 34 साल से जब आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, आप देखिए 17 सीट यानी 1/4 से भी कम, महाराष्ट्र में 1/4 से भी कम। और इसके पहले 2017 में कितना मांगा था? 100 सीट। 19 में आप कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री अब बनेंगे। क्लोजिंग का समय हो गया सर, लेकिन लास्ट कमेंट में 4 जून का कोई नतीजे का कोई भविष्यवाणी तो कर जाइए। अब ये चुनाव नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है, दिस इज सिलेक्शन। मैं एग्जैक्टली मैंने सुबह आज यही कहा था कि आज तो हमारी आपका तो राय बहुत दिन से जैसी है। भाई इलेक्शन है ही नहीं। नहीं मैंने भी सिलेक्शन कहा है। कि एक ही आदमी मोदी इंटरव्यू जी देने जा रहा प्रधानमंत्री है। बनेंगे, 300 से ऊपर का आंकड़ा उनकी पार्टी का पार होगा, 400 का आंकड़ा जो है एनडीए का होगा। और जो कॉन्ट्राडिक्शन इंडियन सोसाइटी के हैं, मोदी जी के नेतृत्व में वी विल बी एबल टू रिजॉल्व देम, और एक नया भारत, विकसित भारत जी बनेगा। और भगवान से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि हम लोग इस भारत के निर्माण में हम सब लोग इकट्ठा रहें जी और नीतीश जी के सहयोग से, सदुपयोग से ये गठबंधन मजबूत हो और बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए को मिले। चलिए सर, देखिए हमने आपसे कहा था अंदर की बातें आपको हम बताएंगे। कितनी अंदर की बातें पता चली जो आज तक नहीं आई थी। केजरीवाल इनके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरी लालू के साथ फोटो मत खींचने दीजिएगा, लेकिन लालू जी ने वहां पकड़ के फोटो खिंचवा ली। कांग्रेस पार्टी हाईजैक करना चाहती थी पूरे अलायंस को, वो आपने उनसे समझ लिया कि राहुल गांधी ने कहा कि ममता जी को नहीं चाहती कि नीतीश कुमार जो है वो संयोजक बन जाएं। ये अंदर की बात आपको पता चली। अखिलेश यादव कटे कटे क्यों रहते थे अलायंस में, ये आपको पता चल गया। जौहर साहब के घर चले गए, ममता बनर्जी शायद आपकी जानकारी में नहीं था। ममता बनर्जी कितनी चालाकियां उन्होंने की। आपने बताया कि उन्होंने पहले कहा कोई चेहरा नहीं होगा, और अगले दिन जाकर के बता दिया कि खड़गे साहब है, इनको आगे प्रोजेक्ट कर दो। तो इसी तरीके की अंदर की बातें कौन क्या कहता रहा, कौन क्या करता रहा, यूं ही इसी प्रोग्राम में आपको पता चलती रहेंगी। त्यागी साहब का बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। रामगोपाल जी बहुत शुक्रिया, दीपक जी बहुत शुक्रिया आपका। कल किसी और मुद्दे पर या किसी और हस्ती पर बात करेंगे हम। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में बहुत सारी अंदर की बातें जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।